अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 9 जून 2026 की ताज़ा तरीन खबरें। रावलपिंडी की अडयाला जेल में पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब मुल्क की सियासी सूरत हाल पहले ही काफी गर्म है और पीटीआई से मुतालिक हर नई डेवलपमेंट मीडिया और आवाम की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दोस्तों, महीनों से जेल मुलाकातों पर बहस चल रही थी। कभी फैमिली मेंबर्स को इजाजत मिलती थी और कभी सियासी रहनुमाओं को रोक दिया जाता था और कभी कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी मुलाकातों के मसाइल हेडलाइंस में आते रहे। ऐसे माहौल में ये मुलाकात सियासी तौर पर काफी अहम समझी जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस मुलाकात में क्या बात हुई होगी। क्या कानूनी मुकदमात पर मशवरा हुआ? क्या पीटीआई के मुस्तकबिल और आने वाले सियासी स्ट्रेटेजी पर बातचीत हुई, या फिर ये सिर्फ एक शोहर और बीवी की मुलाकात थी जो काफी अरसे बाद एक दूसरे से मिले? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जोर जोर से डिस्कस किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को समझने के लिए एक और पहलू को देखना जरूरी है। आजकल पाकिस्तान में फेडरल बजट और सियासी सूरत हाल दोनों ही गर्म टॉपिक्स बने हुए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं कि पार्टी को अपने सियासी रोड मैप को मजबूत बनाना होगा और क़यादत को ज्यादा एक्टिव रोल अदा करना होगा। ऐसे में अडयाला जेल की यह मुलाकात सिर्फ एक फैमिली मीटिंग नहीं बल्कि सियासी तौर पर भी बहुत अहम समझी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में पीटीआई के रहनुमा और फैमिली मेंबर्स जेल मुलाकातों के मसले को उठाते रहे हैं और ये खबर मीडिया में बहुत ज्यादा चल रही है। इसलिए आज की ये डेवलपमेंट फौरन नेशनल हेडलाइन बन गई। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में कभी कभी एक मुलाकात भी बहुत बड़े सियासी सिग्नल में तब्दील हो जाती है और जब बात पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी की हो तो फिर हर छोटी डेवलपमेंट भी बड़ी खबर बन जाती है। अब देखना यह है कि क्या इस मुलाकात के बाद पीटीआई की तरफ से कोई नया सियासी पैगाम या स्ट्रेटेजी सामने आती है या नहीं। क्या पार्टी के अंदर पैदा होने वाले इख्तलाफात कम होंगे या मजीद बढ़ेंगे, और सबसे अहम बात, क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई नया मोड़ आने वाला है। फिलहाल एक बात तय है कि अडयाला जेल में होने वाली ये मुलाकात सिर्फ जेल की चारदीवारी तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने मुल्क भर में सियासी बहस को एक बार फिर गर्म कर दिया है। मिडिल ईस्ट से एक बार फिर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजरें जम गई हैं। दोस्तों, जब दुनिया अमन की उम्मीद लगाकर बैठी थी, उसी वक्त लेबनान के शहर टायर से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर जारी करने के बाद हमले किए जिनमें कम से कम 9 अफराद जाँ बहक हो गए। हमलों के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग अपने घर छोड़कर निकलने पर मजबूर हो गए और कई खानदान एक बार फिर बेघर हो गए। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इन हमलों के बाद ईरान ने सख्त लहजे में रिएक्शन दिया है। तेहरान का कहना है कि अगर इसराइल लेबनान और रीजन में अपनी मिलिट्री कार्रवाइयां जारी रखता है तो फिर लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान ने साफ अल्फाज में कहा कि इसराइल की एग्रेशन अगर ना रुकी तो पूरा रीजन फिर से जंग की आग में जल सकता है। दोस्तों, याद रहे कि पिछले चंद हफ्तों में ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव खतरनाक हद तक बढ़ गया था। मिसाइल हमले हुए, धमकियां दी गई और पूरी दुनिया को खौफ था कि कहीं यह तनाजा एक फुल स्केल रीजनल वॉर में तब्दील न हो जाए। लेकिन इसी दरमियान अमेरिका की तरफ से एक हैरानकुन बयान सामने आया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक वो फाइनल थ्रोज में है, यानी डील तकरीबन तय हो चुकी है और मुमकिन है कि चंद दिनों में इसका ऐलान भी कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ईरान और इसराइल के दरमियान इतना तनाव है तो फिर अमेरिका ईरान के साथ किस किस्म का डील कर रहा है। एनालिस्ट के मुताबिक ये डील ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल टेंशन से मुतालिक हो सकती है। अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह ईरान के साथ समझौता करके मिडल ईस्ट में अमन को मौका दिया जाए और एक बड़ी जंग के खतरे को कम किया जाए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ डील अमेरिका के लोगों के लिए फायदेमंद है तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसराइल उसे पसंद करता है या नहीं। यानी पहली बार अमेरिका के अंदर से ऐसी आवाजें सामने आ रही हैं जो इशारा दे रही हैं कि वाशिंगटन अपने मफादात को पहले तरजीह देना चाहता है, चाहे उस पर इसराइल खुश हो या नाराज। एक तरफ बॉम्ब्स और मिसाइल की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक मीटिंग और पीस डील की बातें हो रही हैं। ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट इस वक्त दो रास्तों के दरमियान खड़ा है, या तो अमन की तरफ कदम बढ़ेंगे या फिर छोटी सी गलती पूरे रीजन को एक और बड़ी जंग की तरफ धकेल सकती है। अब देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ईरान के साथ डील करने में कामयाब हो जाते हैं। क्या इसराइल लेबनान में अपनी मिलिट्री कार्रवाइयां रोकता है, और सबसे अहम बात, क्या ईरान अपनी वार्निंग को सिर्फ वार्निंग तक महदूद रखेगा या फिर हालात मजीद खराब होने पर कोई बड़ा कदम उठाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि आने वाले चंद दिन मिडल ईस्ट की सियासत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। यूक्रेन से एक और बड़ी और अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन हमलों में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कई दूसरे जख्मी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले जारी हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया जहां रिहायशी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है। हमलों के बाद रेस्क्यू टीम्स फौरन मुतासिर इलाकों में पहुंच गयी और जख्मियों को हॉस्पिटल्स मुंतकिल किया गया। लेकिन दोस्तों, इस खूनी जंग के दरमियान एक और अहम डेवलपमेंट ने दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकन एनवॉयज के साथ होने वाली मुलाकात को
بہت اہم قرار دیا ہے۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ گفتگو مثبت رہی اور یوکرین کو انٹرنیشنل سپورٹ حاصل ہے، یعنی ایک طرف میدان جنگ میں گولیاں اور میزائل چل رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف سیاسی اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی کھیل جاری ہے۔ دوستوں، اینالسٹ کا کہنا ہے کہ یوکرین اس وقت صرف جنگ نہیں لڑ رہا بلکہ دنیا کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے زیلنسکی کی ہر ڈپلومیٹک میٹنگ کو بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ ہر نئے حملے کے بعد جانی نقصان بڑھتا جا رہا ہے، شہر تباہ ہو رہے ہیں اور عام لوگ سب سے زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پیس ٹاکس کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن گراؤنڈ پر لڑائی رکنے کے آثار فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ فی الحال پوری دنیا کی نظریں یوکرین اور رشیا پر لگی ہوئی ہیں۔ اٹلی کے فورن منسٹر نے اسرائیل کے سینئر منسٹر ایتامر بن گریف پر سخت تنقید کی ہے اور ان کے بیان کو فلپ فلوپ یعنی بار بار اپنا موقف بدلنے والا اور انکنسسٹنٹ قرار دیا ہے۔ دوستو، اب یہاں پہ ایک سمپل سی بات سمجھ لیں، جب کوئی بڑا لیڈر یا منسٹر بار بار اپنا اسٹینڈ چینج کرتا ہے، کبھی سخت اسٹیٹمنٹ کبھی سافٹ ٹیون، تو اس سے صرف کنفیوژن نہیں ہوتی بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ٹرسٹ بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ اٹلی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے متضاد اسٹیٹمنٹ سے ریجن میں پہلے چل رہی ٹینشن اور زیادہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ آلریڈی ایک سینسیٹیو فیز سے گزر رہا ہے۔ غزہ، لبنان اور اسرائیل کے درمیان حالات اسٹیبل نہیں ہیں، اور اس کرٹیسزم کا مطلب صرف ایک اسٹیٹمنٹ ریپلائی نہیں ہے دوستوں، اس کے پیچھے ایک براڈر میسج بھی ہے۔ یورپ کے کچھ ملک اب دھیرے دھیرے اسرائیل کی پالیسیز پر اوپن کوسچنز اٹھا رہے ہیں۔ پہلے یہ باتیں کوائٹلی ہوتی تھی، لیکن اب پبلک لیول پر کرٹیسزم نظر آ رہا ہے۔ جب الائنس کے اندر سے ہی ڈس ایگریمنٹ اسٹارٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک پریشر انکریز ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل کا اسٹینس ابھی بھی یہ ہے کہ اس کی پرائیورٹی سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور وہ اپنی پالیسیز ڈیفینسو کانٹیکسٹ میں جسٹیفائی کرتا ہے۔ دوستوں، یہاں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ایسے اسٹیٹمنٹس ڈائریکٹ بیٹل فیلڈ کو نہیں بدلتے، لیکن انٹرنیشنل نیریٹو ضرور چینج کرتے ہیں، اور آج کی دنیا میں نیریٹو بہت پاورفل چیز ہے۔ ایک اسٹیٹمنٹ، سوشل میڈیا، نیوز کوریج اور پھر گلوبل اوپینین شفٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب صرف اٹلی کا انڈیویجول ریئیکشن ہے یا پھر یورپ کے اندر اسرائیل پالیسی کے خلاف ایک وائڈر ٹرینڈ اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔